नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। कर्नाटक भवन से आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, क्योंकि कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होना है, 13 मई को नतीजे आ जाएंगे और उससे पहले कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस बार जीत पक्की है और अपने दम पर बहुमत हासिल करेंगे। अब बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी ये हो रही है कि जिस तरीके से पहले देखा था हमने कि जो कैंडिडेट्स थे उनकी लिस्ट पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। हालांकि येदियुरप्पा बाद में नाराज होकर बेंगलुरु चले गए थे अपनी लिस्ट थमाकर। उसके बाद हमने देखा था डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से लोग छटक रहे हैं, जो एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं, कई दिग्गज नेता हैं, वो एक के बाद एक, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला है, इसलिए नाराज होकर जिस तरीके से वो पार्टी से बाहर निकल रहे हैं, कहीं ये बीजेपी का खेल तो नहीं खराब कर देगा। उससे भी बड़ी बात जिस तरीके से साफ कर दिया है कि चाहे हिजाब हो या हलाल हो, येदियुरप्पा ने कह दिया है कि हम चाहते हैं कि भाईचारे के साथ हमारी सरकार बने, इसलिए ये मुद्दे अहम नहीं है। ये वो मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी ने काफी लंबे वक्त तक बवाल काटा था। इसीलिए क्या चुनाव से एंड पहले अब किसी नई तरकीब के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है बीजेपी। और बड़ी बात यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि एनसीपी जिस तरीके से एक नई प्लेयर बनकर इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है। आपको याद होगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो चला ही गया था, अब अलार्म क्लॉक, जी हाँ, अलार्म घड़ी, ये चुनाव चिन्ह के साथ एनसीपी 40 से 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दरअसल एक मराठी बोलने वाली बड़ी आबादी है जिसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं शरद पवार। कहीं यहाँ पर कांग्रेस के लिए खेल गड़बड़ाने की तो कोशिश नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो यही दावा कर रही है कि 40% कमीशन वाली बीजेपी की सरकार को इस बार हटा दिया जाएगा, सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, और उसके लिए बड़ी तैयारी है। चर्चा करेंगे, पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं इस खास पेशकश की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आबकारी घोटाला मामले को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। गौरव भाटिया ने कहा खुद को कट्टर बताने वाले जेल में है। केजरीवाल ने कहा फंसाने की हो रही है कोशिश। राजस्थान में सियासी दंगल के बीच भरतपुर पहुंचे अमित शाह। पायलट गहलोत विवाद पर ली चुटकी, कहा झगड़ा बेवजह, सरकार तो बीजेपी की बननी है। बिहार के पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब का कहर, शराब पीने से 22 लोगों की गई जान। मामले में अब तक 7 गिरफ्तार। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की मदद करने के इल्जाम में पंजाब के होशियारपुर से 3 लोगों की गिरफ्तारी। अमृतपाल तक पैसे पहुंचाने का है इल्जाम। 2 पिस्टल भी बरामद। और महाराष्ट्र के रायगढ़ के दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की गई जान। खाई में जा गिरी थी एक बस। सीएम एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का किया है दौरा। कर्नाटक भवन से देख रहे हैं आप अब हमारी एक खास पेशकश, क्योंकि बेहद दिलचस्प हो चुका है अब चुनावी समीकरण। आप समझिए जरा, अब तक ये मुकाबला त्रिकोणा माना जा रहा था, यानी बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, लेकिन जिस तरीके से ओवैसी मैदान में उतरे थे खेल खराब करने के लिए, अब एक बड़ी दावेदारी एनसीपी की तरफ से, क्योंकि शरद पवार ने भी ऐलान कर दिया है कि 40 से 45 सीटों पर वो भी उम्मीदवार उतारेंगे। इसलिए कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और आपने देखा होगा जिस तरीके से अब बीजेपी के लिए भी एक के बाद एक जो लोग हैं वो अब पार्टी के बाहर भागते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के भीतर कह सकते हैं कि कर्नाटक बीजेपी में अब भगदड़ सी मच गई है, क्योंकि बगावत पर उतर आ रहे हैं कई चेहरे। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें टिकट नहीं मिला तो अब हम पार्टी में नहीं रहेंगे, और जब वो कांग्रेस में जा रहे हैं तो वहां से उनको टिकट भी मिल रहा है। सबसे ताजा अगर उदाहरण मैं बताऊं तो वो लक्ष्मण का है। लक्ष्मण को आपने देखा था, बगाती सीट से इनको टिकट मिल चुका है। इन्हें ब्लू बॉय भी कहा गया था। इनको लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक चुनाव से पहले येदियुरप्पा का बड़ा बयान। हिजाब हलाल मुद्दे जरूरी नहीं, येदियुरप्पा। येदियुरप्पा के बयान से बीजेपी को फायदा या नुकसान? कर्नाटक के चुनावी रण में शरद पवार की एंट्री। कर्नाटक में 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनसीपी।
कर्नाटक में कांग्रेस को एनसीपी ने दिया बड़ा झटका। उनकी क्या मजबूरी है, वो क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, उनकी क्या रणनीति है, ये मुझे नहीं पता। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि यहाँ पर किसी भी दल का कोई स्कोप नहीं है। एनसीपी की एंट्री से कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे या कटेंगे? स्वीपिंग मेजोरिटी से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कर्नाटक में किसको मिलेगा जनता का साथ? न वो भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने जा रहा है, न मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के सामने खड़ा होने जा रहा है। उसे केवल विपक्ष के नेताओं के बीच में अपनी हैसियत बनानी है। कर्नाटक चुनाव में कौन कौन होगा साफ? 10 मई को जनता देगी जवाब, 13 मई को होगा हिसाब। देखिए, अगले महीने 10 मई को चुनाव होने हैं, 13 मई को नतीजे आ जाएंगे और दक्षिण की दिशा तय करेगी कि आने वाले वक्त में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत नजर आ रही है 2024 के महासमर के लिए। लेकिन इस बीच बीजेपी और कांग्रेस कितनी तैयारी और क्या इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, कितनी सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है, आपको दिखाते हैं। अपोजिशन यूनिटी के नाम पे जो लोग कहते थे कि मोदी जी से लड़ने के लिए वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अब मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से लड़ना तो क्या, शायद खड़े होने की भी उनकी स्थिति ना होगी, मगर आपस में लड़ते हुए पूरे दिख रहे हैं। विपक्षी एकता पर मैं वो उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की एक हिंदी की कहावत है कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर न तो घर में भतेरे। मतलब पहलवान एक से बढ़कर एक हैं लड़ने के लिए, चलो कोई बाहर नहीं मिल रहा है तो घर में ही एक दूसरे से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। शायद वो, क्योंकि सबको पता है, हर विपक्ष के नेता को पता है, न वो भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने जा रहा है, न मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के सामने खड़ा होने जा रहा है। उसे केवल विपक्ष के नेताओं के बीच में अपनी हैसियत बनानी है कि साहब ये देखने को जाए कि विपक्ष में कौन बड़ा नेता है, ये लड़ाई उसकी है, भारत के नेता की नहीं है। उनकी क्या मजबूरी है, वो क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, उनकी क्या रणनीति है, ये मुझे नहीं पता। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि यहाँ पर किसी भी दल का कोई स्कोप नहीं है। स्वीपिंग मेजोरिटी से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जो हमारी 4 गारंटियां हैं और जिस तरह से 40% कमीशन खोरी का काम बोमई और येदियुरप्पा जी ने पिछले 4 वर्षों में किया है, कर्नाटक के लोगों ने मन बना लिया है कि ऐसी सरकार को बेदखल कर्नाटक से किया जाए, जो लोगों के, जिसने 40% कमीशन खाया और लोगों के पैसों का, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है। तो बम्पर जीत का दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये कह रही है कि बीजेपी की तरफ से लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, अब जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और इसका असर अब चुनाव के नतीजों पर साफ तौर पर पड़ने वाला है। मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है। आपको बता दें, अनुज आत्रे प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है, शंकर एस प्रवक्ता जेडीएस हमारे साथ है, और कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं बीजेपी नेता महेश वर्मा भी। पहला सवाल मेरा कांग्रेस प्रवक्ता अनुज आत्रे जी से ही है। अनुज जी, आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले तीसरी लिस्ट, जो 43 लोगों की जो तीसरी लिस्ट है, वो आपकी तरफ से जारी कर दी गई है, कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। आप कह रहे हैं बहुत कंफर्टेबल विन होगी, बहुत आराम से हम जीतने वाले हैं, 150 सीटें हमारे खाते में आने वाली हैं। अगर इतनी ही आसानी से आप जीतने वाले थे, तो फिर आपको ब्लू बॉय को टिकट देने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्यों लक्ष्मण को आपने चुनावी मैदान में उतारा है, लक्ष्मण सावड़ी को अथानी से? देखिए, इसमें आपको याद होगा विधानसभा में वो पोर्न वीडियो देखते हुए नजर आए थे, उसके बाद महिलाओं ने इसका विद्रोह किया था इसी मुद्दे को लेकर, और ब्लू बॉय उनका नाम पड़ गया था। मैं पहले सवाल का आपका पहले उत्तर दे देता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की इस समय बम्पर मेजोरिटी से कर्नाटक में सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लगातार ये सरकार की, भाजपा की कर्नाटक की सरकार की सबसे बड़ी जो पहचान इन वर्षों में बनी है, तो ये है कि करप्शन, भ्रष्टाचार करो, और एक एक इनका नेता भ्रष्टाचार का प्रारूप बन करके कर्नाटक का अगर देखा जाता है तो सबसे पहली जो छवि बनती है वो ये है कि ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है और पैसे का बहुत बड़ा, जिस तरह से 40% कमीशन खोरी का एक जो खेल चल रहा है, ये ऐसे नहीं चल रहा है, ये ऐसे नहीं कहावत बनी है, ये तय है कि कोई भी काम बिना 40% कमीशन लिए नहीं होता। कर्नाटक की सरकार में, बोम्मई सरकार में या येदियुरप्पा जी की सरकार में आज कर्नाटक की जनता ने मन बना लिया है
वो जानते हैं कि इस समय देश का माहौल और कर्नाटक का माहौल अगर ठीक किया जा सकता है, जिस तरह से बार बार यहाँ पर जो आज येदियुरप्पा जी की थोड़ी आंख खुली है, क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं उनको जिस तरह से अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को एक मार्गदर्शन मंडल में बैठा दिया गया है, उनको भी कहीं ना कहीं बिल्कुल एक शून्य का स्थान दे दिया गया है। तो अब वो सच बोलने की थोड़ी हिम्मत करे, जो जिस तरह से उन्होंने बोला है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बोला है कि ये हलाला, ये निकाह, ये मुसलमान हिंदू, ये मुद्दे नहीं होने चाहिए। विकास के मुद्दे पे जिन पे भारतीय जनता पार्टी पे काम नहीं किया, ये डबल इंजन की सरकार ने विकास के मुद्दों को नहीं छेड़ा, जो कर्नाटक में विकास होना चाहिए था इन डबल इंजन की सरकार की वजह से, वो नहीं हुआ। और हुआ तो हुआ केवल इस तरह का, जो आपसी भाईचारा, जो आपस में समाज में विष घोलने का जो काम किया है, वो नहीं होना चाहिए था। आज येदियुरप्पा जी ने जो बोला है, हम निश्चित तौर पे उनकी बात का स्वागत करते हैं कि चलिए देर आए दुरुस्त है, आपकी आंखें खुली। ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देते हैं, और ये जीता जागता नमूना आज फिर कर्नाटक में जितनी भी इनकी लिस्ट आई है, लक्ष्मण एक सावड़ी मुसलमान को को बता टिकट दीजिए क्यों अगर नहीं दिया? टिकट। सीधा सवाल आपसे जी, लक्ष्मण सावड़ी को टिकट क्यों मिला अथानी से? देखिए उनका आराम से जीत वहां रहे हैं की, तो फिर बीजेपी के बागियों की जरूरत क्यों पड़ गई, और खास तौर पर ब्लू बॉय की, जो पोर्न वीडियो देखते हुए पकड़े गए थे? देखिए आप बार बार उनके पीछे जी। पड़ रहे हैं। उनके लिए एक पार्टी ने सर्वे करवाया था, और उनके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में सर्वे करवाया गया था, और एक सिरे से सिंगल नाम वहां से आया कि ठीक है, जो हुआ विधानसभा में उसमें क्या सत्यता है क्या नहीं, हम उसको मैं नहीं बोल सकता हूँ। आप बोलना चाहती है तो आप बोलते रहिए, लेकिन वो उसमें कितनी सत्यता थी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को भी हमने देखा है कि किस तरह की जो है वहाँ पे सत्र में बैठ करके और उसमें बैठ करके कैसी कैसी वीडियो देखते थे। ये बीजेपी के नेताओं का काम है, लेकिन कांग्रेस के विधायक के लिए वहां की जनता चाहती है। जनता ने कहा है कि इनको चुनाव सर्वे कराया गया, एक सिरे से उनका सिंगल नाम वहां से आया कि अकेले इन्हीं को ही चुनाव लड़ाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र की जनता की विकास की चिंता करते हैं, विकास कराने का काम किया है। और विपक्ष में रहते हुए भी इन्होंने जो है, कांग्रेस की विधायक होने के बावजूद भी, कब भाजपा सर्वे की कराया था? 21 सरकार का घंटे पहले समर्थन तो नहीं वो होने के पार्टी में आए बावजूद हैं। अभी अभी तो पार्टी में आए हैं, अभी तो पार्टी में आए हैं। सर्वे कब किया आपने? निश्चित तौर पे आए सर्वे हैं, कब कर तो लिया? आए हैं, इसीलिए उनको पार्टी में कांग्रेस ने लिया है कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी जो है इन्होंने वहां पर काम किया, अपने क्षेत्र का विकास किया, इसलिए उनको टिकट देने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया। लेकिन इनकी तरह से चलिए, यानी ऐसे जो सहूलियत 8-8 की करोड़ रुपए, सियासत कर रहे हैं, फिर 8-8 खुलकर करोड़ बोलिए ना, रुपए के जो खुलकर बोलिए कि विधायक, हम जो 8-8 सहूलियत की करोड़ रुपए सियासत की कर रहे हैं। खुलेआम हमें रिश्वत उनके जुटाऊ घर से पैसा कैंडिडेट्स पकड़ा चाहिए जा रहा थे, है, हमें उनके विषय फर्क में नहीं भारतीय पड़ता जनता अगर पार्टी नहीं महिलाएं बोलती सड़क है। पर आ गई थी, पोर्न वीडियो देखते हुए पकड़े गए थे, ब्लू बॉय कहा गया था, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शंकर एस प्रवक्ता जेडीएस भी हमारे साथ है। शंकर जी, आपको लगता है इस बार एक नया प्लेयर आ रहा है? अब एनसीपी भी चुनावी दंगल में कूद पड़ी है। पिछली बार हमने देखा था जेडीयू कांग्रेस अलग अलग चुनावी मैदान में जरूर उतरी थी, लेकिन बाद में मिलकर सरकार बनी थी। हालांकि बाद में वो सरकार बहुत लंबी नहीं चल पाई, एक साल बाद हमने देखा तस्वीर पलट गई थी। लेकिन इस बार क्या इस तरह की कोई तैयारी कि अलग अलग हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मिलकर सरकार भी बना लेंगे? इस बार तो एनसीपी भी है। मई 10 तारीख को जो वोटिंग हो रहा है मैडम, कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों ने ये तय किया है, इस बार कर्नाटक की एक रीजनल पार्टी जो जेडीएस है, उसके स्पष्ट बहुमत से हम सरकार बनाएंगे और कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाएंगे बोल के। क्योंकि येडियुरप्पा जी का जो आज बयान है, वो बयान ऐसा लगता है कि 1000 चूहे खा के जैसे भगवान जी से, श्री अयोध्या के राम से माफी मांगने वाली बात है ये। इस बयान को ना भगवान माफ करेंगे, ना मई 10 तारीख को कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोग माफ करेंगे। क्योंकि 5 साल में बीजेपी और येडियुरप्पा जी ने जो हमको लूटा है, कर्नाटक के लोगों को जो लूटा है, उसको कभी भी हम माफ नहीं करेंगे। इसलिए हमको दिल्ली की कोई भी पार्टी नहीं चाहिए, हमको हमारे खुद की कर्नाटक की जनता दल सेक्युलर पार्टी चाहिए बोल के पूरे क्षेत्र में, पूरे कर्नाटक राज्य में लोग एक वॉइस से बोल रहे हैं। जी, तो क्या कांग्रेस के साथ मिलकर कोई गठबंधन नतीजों के बाद? कांग्रेस तो गली गली घूम रही है बोर्ड लेके, आओ कोई आओ बोल के। वो तो चुनाव से पहले ही, जैसे आपने बोला ब्लू बॉय बोल के, वो क्या नैतिकता। अगर ये प्रश्न अगर आप सोनिया गांधी जी से पूछेंगे कि उस दिन जो लक्ष्मण सवदी जी जो असेंबली में ब्लू फिल्म देख रहे थे, ऐसे आदमी को, जो आप स्त्री सबलीकरण के बारे में बात करते हैं, ऐसे आदमी को पार्टी में लेते हो। आपके सिद्धरामैया जी इनके बारे में बहुत कुछ बोल चुके हो, आज कैसे जस्टिफाई करते हैं? सिंपल मेजोरिटी आएगी मैडम एचडी कुमारस्वामी की,
नेतृत्व में जेडीएस को बिल्कुल, तो जवाब और दे हम लेते हैं लोग अनुज जी गवर्नमेंट हमारे साथ। बनाएंगे। अनुज जी, जो सहयोगी थे आपके, जिनके साथ मिलकर सरकार चलाई थी, आज तो वो भी सवाल दाग रहे हैं। आज तो वो भी नहीं, देखिए सवाल दाग रहे हैं। कैसे उम्मीदवार निश्चित हैं तौर आपके? पे इनकी हालात ऐसी हो रही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालात है, तो इसलिए मैं इनकी बात पे कोई जवाब देना उचित नहीं समझता, क्योंकि जो ये कह रहे हैं इनकी स्थिति इस समय बिल्कुल वही है, क्योंकि कुछ है नहीं बिल्कुल। खंबा तो कर्नाटक अतनी में में इनका आप खींच रहे सर। बोरिया बिस्तरा एक एक करके चर्चा कर लीजिए। बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका है, क्योंकि 5 साल कहीं दिखाई दिए नहीं, बिल्कुल ये अपना घर में बैठे रहे। कर्नाटक की जनता की लड़ाई नहीं लड़ी, ना ये भाजपा की सरकार के लिए कहीं सड़कों पे उतर के आए। अगर जनता के विपक्ष के रूप में किसी ने कर्नाटक में आवाज उठाई तो एकमात्र कांग्रेस ऐसी पार्टी थी, चाहे कोविड में ले लिया जाए या इनके भ्रष्टाचारों के रूप में। ये तो इनके भ्रष्टाचारों में जो है साथ मिलकर के चुप लगा करके बैठ गए। कोई आप ऐसा मामला बता दीजिए जो उन्होंने भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर के कांग्रेस का साथ दिया हो। बिल्कुल अपना चुप लगा के बैठ गए। तो जनता सब देखती है कि कौन जनता के साथ खड़ा है, किसने जनता की आवाज उठाई है, किसने जनता की लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी जी तो वो हैं जो भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए जिन्होंने अपनी कांग्रेस के नेताओं ने अपनी सदस्यता गंवा दी। हम परवाह नहीं करते, साफ बोलते हैं कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी जी ने बोल दिया कि डरो मत, लेकिन जो लोग डर के घर में बैठ जाते हैं, किसी भी कारण से डर के घर में बैठ गए, भाजपा की इन 4 चरित्र चेहरा वाली ये 3 एजेंसीज हैं जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है, उनसे डर के घर में बैठ गए, तो जनता भी आज उनको जो है किस नजरिए से देखेगी, किस तरह से जनता उनको स्वीकार करेगी। आज ये कहते हैं कि कांग्रेस गली गली में घूम रही है। निश्चित तौर पे हम तो 5 साल गली गली में घूमे हैं। चलिए अनुज जी, हम आपने ही बड़ी हम ही बात तो कही, गली में आपने घूमे कहा कि हैं भ्रष्टाचार जनता आपके के लिए मुद्दा साथ है, कि तो फिर कौन चुनावी घूमा है। हम तो रेवड़ियां कहते हैं बांटने हम की घूमे क्यों हैं गली तैयारी गली। है? हमने सुना था राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, उन्होंने बोला महिलाओं को हर महीना इतने हजार उनके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, हम महंगाई भत्ता देंगे, हम बेरोजगारों की भी मदद करेंगे। तो फिर इस तरह की चुनावी रेवड़ियां बांटने की क्या जरूरत है, अगर विकास अपने आप में ही काफी हो जाएगा जब आपकी सरकार अगर बनती है तो। जल्दी से रुक करूंगी, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन महेश वर्मा बीजेपी नेता मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। महेश जी, झटका ये हम देख रहे थे, क्योंकि इसी बात की पहले कयास भी लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है कैंडिडेट्स पर, जो अभी सिटिंग एमपी है, इन लोगों के टिकट काटे जाते हैं, तो फिर यही तस्वीर उभर कर आएगी। आपको लगता है आने वाले वक्त में, अगले महीने हो सकता है ऐसा कि बागी खेल खराब कर सकते हैं बीजेपी का? नहीं, इस तरह की बात नहीं है। देखिए, राजनीति की दिशा और दशा बदली हुई है। राजनीति अब इस बेसिस पे नहीं हो रही है जिस बेसिस पे कांग्रेस और तमाम जो है इनके जो आप कह लीजिए गिरोह के जो सदस्य हैं, जो जिस भाषा का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह से ये भ्रष्टाचार को अभी भी इस देश में जो है एकदम से कटिबद्ध है, कृत संकल्पित है कि हमें भ्रष्टाचार नहीं मिटाना है, हमें भ्रष्टाचार करके ही सत्ता का भोग करना है, ये सत्ता में आना है। सत्ता में आने का इनका मकसद ये नहीं है कि कोई ये जनता का काम करने में विश्वास रखते हैं। इनका तो विश्वास सिर्फ ये है कि तुष्टीकरण की नीति, भेदभाव की नीति, एक वर्ग विशेष को प्रोत्साहन देना, उसके नाम को ज्यादा से ज्यादा लो ताकि एक हिंदू मुसलमान की फीलिंग आए। तो ये आपकी चिंता की बात हो रही है अभी तो सर बीजेपी की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है। देखिए लक्ष्मण, अभी आपको याद होगा मुंबई बहुत परेशान थे, वो कह रहे थे मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था लक्ष्मण जी के साथ, हमने देखा उनका टिकट कटा, उसके बाद वो भागते हुए पहुंच गए, कांग्रेस का दामन थाम लिया, आज उनको सीट भी मिल गई, आज वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से लड़ने का मन बना चुके थे वो। तो इस तरीके से बागी के आने वाले वक्त में कविता जी, जिस तरह से भगदड़ मची हुई है? नहीं कविता जी, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पे उसका जो प्रत्याशी है, उसका जो कैंडिडेट है, उसका जो काम है, उसका जो प्रखर नेतृत्व है, जो एक प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है, देश में काम करने की एक नीयत से, एक सोच के साथ जो यहाँ भागेंगे वो निश्चित रूप से उस वजह से भागेंगे कि उनकी नीयत खराब होगी। जो भागेंगे, जो दामन छोड़ेंगे, उनका मकसद ये नहीं है कि वो जन सेवा के लिए कहीं समर्पित है, वो सिर्फ सत्ता के लिए समर्पित लोग हैं। और यहाँ जो है हमारे साथ जो है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास आज की डेट में स्पष्ट रूप से, मैं आपको मतलब आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई भी व्यक्तित्व जो कि पार्टी के साथ, जिसका आज की डेट में 1% भी कहीं उसकी लॉयल्टी पे हमें शक होती है, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है। तो लक्ष्मण जी का जो भी एक उनकी अपनी राजनीतिक सत्ता जो लोलुपता थी वो कहीं सामने आई है, और उसको हम ये मानते हैं कि उन्होंने ऐसा ये किया है तो उन्होंने वही किया है जो एक सत्ता लोलुपता में आदमी जो है करता है। और सत्ता की लालच जो है हमारे यहाँ उस तरह की न कोई परिकल्पना है, ना उस तरह का हम कोई नेता पोषित करते हैं। अगर एक भी ऐसा नाम बता दीजिए जो प्रत्याशी लड़ रहा है जिसको हम पोषित करके
हम हर हाल में बर्दाश्त करके उसको आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कोई नेता आपको दिखाई नहीं देगा। हेलो, बिल्कुल, लेकिन हमने देखा कि वंशवाद हो या परिवारवाद हो, ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर कई पार्टियों को आपने घेरा है। हाँ महेश जी, हम आपको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। महेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी महेश जी, सवाल आपसे यही है कि परिवारवाद हो, वंशवाद हो, इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से बीजेपी उठाती आई है, लेकिन हमने देखा येदियुरप्पा के बेटे को टिकट मिला है। ये भी हमने देखा इस बार कि वो जो पुश्तैनी सीट है उसी से वो चुनावी दंगल में उतर रहे हैं। उनका जो बड़ा बेटा है वो शिमोगा से एमपी है, और इस तरह के 23 ऐसे कैंडिडेट्स निकाले गए हैं जो परिवारवाद के चलते ही जिनको टिकट मिला है। इस पर क्या कहेंगे आप? चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल पूरा पैनल मेरे साथ लगातार मौजूद है। मैं दूसरे गेस्ट का रुख करूंगी जल्दी से। अनुज आत्रे जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ है। अनुज जी, अनुमान क्या कहता है? 150 सीटें बहुत आराम से आपको मिल पाएंगी, या फिर जिस तरह का दावा किया जा रहा है, ये आने वाले वक्त में तस्वीर भी बदल सकती है? नहीं, देखिए, तस्वीर बदल सकती है और तस्वीर इसमें बढ़ सकती है सीटें। जैसे जैसे चुनाव ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकी भ्रष्टाचार की पोले जनता के सामने खुल तो चुकी है, लेकिन अब जब जनता को जब उनकी जब किस मुंह से ये कैंडिडेट सामने जाएंगे, चेहरे बदल देना, अपने सिटिंग मंत्रियों की टिकट काट देना, एक्स डिप्टी सीएम की टिकट काट देना, विधायकों की टिकट काट देना, उससे जो है भाजपा का चेहरा नहीं बदल देगा। जो आपके ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, जो एक भ्रष्टाचार के एक पहचान बन चुकी है, भ्रष्टाचार का जो प्रारूप बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, कर्नाटक की सरकार, वो जनता उसे भूल नहीं सकती है। बीजेपी की पॉलिसी रही कि 5 साल अपने नेताओं को खुले छूट दो, खूब करप्शन करो, खूब भ्रष्टाचार करो, और चुनाव से पहले टिकट काट के नए चेहरे ले आओ कि भाई पुराने चेहरों की एंटी-इनकम्बेंसी दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कर्नाटक की जनता बहुत राजनीतिक सूझबूझ रखने वाली है, बहुत पढ़ी लिखी जनता है। कर्नाटक की जनता आज सत्यपाल मलिक जी के जो पूर्व राज्यपाल है, उनके बयान को बड़े ध्यान से सुन रही है कि किस तरह से उन्होंने बोला कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भ्रष्टाचार में, करप्शन से बहुत लगाव है। किस तरह से तमाम करप्शन में ये पूरे आकंठ डूबे हुए हैं। आज पूरे चुनाव में, पूरे कर्नाटक में केवल एक ही एक मुद्दा है कि ये पैसा इनकी जेब में जा रहा है। तमाम जो पैसा, अगर ये नहीं जाता, इतना पैसा कर्नाटक के विकास में, डेवलपमेंट में लग जाता, आज हमारी माताओं बहनों को इस तरह से फ्री की बात करने की कांग्रेस को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दशा वहां पे इतनी बड़ी कर दी है। आज ये डबल इंजन की सरकार ने हालात कर दिए कि इस देश के 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे दोबारा खिसका दिया इन्होंने, जबकि कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने 27 करोड़ लोगों को चुनावी रेवड़ियां बांटने की जरूरत है। ये वक्त की दरकार है। देखिए, ये रेवड़ी नहीं कहा जा सकता। रेवड़ियां तो वो होती है जो झूठे जुमले दिए जाते हैं, जिसको अमित शाह जी ने जिस समय कहा था कि ये जो 15 लाख का जुमला है, ये जो काला धन लाने वाला जुमला है, ये जुमले होते हैं। कांग्रेस ने कभी रेवड़ी और जुमले नहीं दिए। आज भी जनता जानती है कि जो कांग्रेस ने कहा है, जो किया है, वही वक्त की दरकार के हिसाब से किया है। अगर हमने पेट्रोल, डीजल या गैस में सब्सिडी दी तो रेवड़ी नहीं बांटी। आज हालात ये है कि क्रूड ऑयल के दाम देखिए 6 महीने से कितने नीचे स्तर पर आए हैं, लेकिन 1 रुपए का पैसे पेट्रोल डीजल में कम नहीं किया गया। जनता को उस तक लाभ नहीं पहुंचाने दिया जाता। हमने देखा था शरद पवार विपक्ष की अहम बैठक में शामिल हुए थे, और अगले दिन ही अनुज जी उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनावी समर में उतरने वाले हैं कर्नाटक में। आपको लगता है एनसीपी के इस तरीके से उतरने से विपक्ष जो है वो उसमें दरार साफ नजर आ रही है, या फिर ये और ज्यादा आपकी मुश्किलें भी बढ़ा सकती है? साथ के साथ कोई मुश्किलें नहीं बढ़ा सकती। सवाल और कर्नाटक में कांग्रेस के लिए देखिए, कोई मुश्किलें नहीं बढ़ा सकती, कोई दरार नहीं पड़ सकती है। एनसीपी पहले भी और कई स्टेट्स में जो है अपने कैंडिडेट्स उतार चुकी हैं, चुनाव लड़ चुके हैं महाराष्ट्र के बाहर। अब उनका ये अपना निर्णय है, एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है। हालांकि उनको सफलता कहीं नहीं मिलती, महाराष्ट्र में ही थोड़ी बहुत जो मिलती है। वो तो दिल्ली में भी चुनाव लड़ते हैं, यूपी में भी चुनाव लड़ते हैं, और अन्य प्रदेशों में भी, राजस्थान में भी चुनाव लड़े थे, हरियाणा में भी लड़े थे। सब जगह कोशिश करते हैं कि वो चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको कितने % वोट मिलते हैं, सीट मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो ठीक है, वो कर्नाटक में महाराष्ट्र से लगा हुआ है अपना, वो वहां पे अपना आजमाना चाहते हैं, अपने कैंडिडेट्स को उतारना चाहते हैं, स्वतंत्र निर्णय है। हाँ, हमारा उनसे गठबंधन महाराष्ट्र में रहा है, या यूपीए के हमारे वो सेंट्रल में अलायंस रहे हैं। कभी भी स्टेट में हमारा उनसे किसी से अलायंस नहीं रहा, और कांग्रेस ने, पार्टी ने हमेशा अपने सहयोगियों का सम्मान किया है। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 100 से 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की वो बात कर रहे हैं। साथ में लड़ते तो शायद
मजबूती आ सकती थी, लेकिन ठीक है, ये आप नहीं, कह रहे हैं कि देखिए वैसे उनके वैसे साथ भी लड़ने उनका अलग अस्तित्व लड़ने से इतना- कोई फर्क इतना नहीं पड़ने मजबूत वाला, नहीं है जनाधार। क्योंकि अगर वहां पर आएंगे, उनका कोई चाहेंगे तो जनाधार आके नहीं है, घूम कोई जाएंगे, उनको वोट नहीं कर कुछ पड़ने नहीं वाला पाएंगे। है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वक्त की कमी है। शंकर एस, प्रवक्ता जेडीएस, बिल्कुल यही बात मैंने अभी मैंने यही इसी बात को कहा था मैंने कि आएंगे, लड़ेंगे, जाएंगे, जनाधार नहीं है। शंकर एस, प्रवक्ता जेडीएस हमारे साथ है। शंकर जी, आपको लगता है नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, अब वैसे यही कहते हैं कि अगर कोई और पार्टी आती है तो किसी को दिक्कत नहीं होती है, हम आते हैं तो सीधा वोट कटवा पार्टी हमको मान लिया जाता है। आपको लगता है इस बार ओवैसी चुनौती दे सकते हैं आप सभी को? ओवैसी जो है, मुसलमानों ने उनको दिमाग में आ गया है दैट ओवैसी साहब जो है बीजेपी के बी टीम है बोल के, तो इसलिए कंप्लीटली कर्नाटक के मुसलमानों ने ओवैसी को और उनके पार्टी को दूर रखा है। और एक बात बोलता हूं, इस बार चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक के लोगों को इलेक्शन से पहले ही उनको बेवकूफ बना रही है। वो बोल रही है कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का फ्री देंगे, वो बोल रहे हैं 2000 रुपए हर लेडीज को फ्री देंगे। कर्नाटक का बजट ही 2.5 लाख करोड़ का है, इस सब के लिए वो पैसे कहां से लेके आएंगे? तो कांग्रेस को जो पार्टी है इलेक्शन से पहले ही कर्नाटक के लोगों को झूठ बोल रही है, और अगले 5 साल में क्या झूठ बोलेगी? कि क्या चुनावी रेवड़ियां बांटने की कोशिश की जा रही है? अब प्रचार का जो केजरीवाल मॉडल है उसे फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। वक्त की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। अंतिम प्रतिक्रिया, क्योंकि महेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। महेश जी, अब बीजेपी के लिए कहिए, जरा ये बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब फिर से सत्ता में हम ही वापसी करेंगे, कितनी सीट इस बार आने वाली है और उसके लिए क्या तैयारी, मुद्दा क्या होगा? देखिए कविता जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2008 और 18 में हम कोई वहाँ में नहीं आए। बीजेपी की जो एक लड़ाई है वो उन चीजों से है जो कर्नाटक के विकास में बाधा बनी। अब कर्नाटक के विकास में क्या बाधा बना वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बात तो वहाँ भ्रष्टाचार, दूसरा कि एन केन प्राकेन, जो ये लोग सत्ता में आते हैं और फिर सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं कि जनता नाम की कोई चीज है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार पहले से मजबूत स्थिति में है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का हमने पूरा ख्याल रखा अपने शासनकाल में कि जनता से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं है, वो पानी जल नल योजना हो या स्वच्छता योजना हो या उज्ज्वला योजना हो या किसान सम्मान निधि हो या एग्रीकल्चर साइड में लाखों करोड़ का जो है सोशल सिक्योरिटी की बात हो या मजदूरों की बात हो, या आप कह रहे हैं कि हमने काम किया, हमने विकास किया, काम बोलता है और हमारा रिपोर्ट कार्ड पूरी तरीके से तैयार है। इसी रिपोर्ट कार्ड के सहारे अब बीजेपी चुनावी समर में उतरना चाहती है और इसीलिए शायद ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात लगातार की जा रही है, सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही है कि जिन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया है उनके धड़ल्ले से टिकट काटे जा रहे हैं। हालांकि एक वक्त वो भी था जब येदियुरप्पा इसी बात को लेकर नाराज हो गए थे। लिंगायत के बहुत बड़े चेहरे हैं, उन्होंने ये कहा था कि मुश्किल हो सकती है, लेकिन चुनावी समर के लिए तमाम पार्टियों का यही कहना है कि अपने दम पर इस बार जीत हासिल की जाएगी, लेकिन नतीजे साफ कर पाएंगे कि जनता के मन में क्या है और कौन सी बात है जो उनके लिए बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए सिर्फ भारत एक्सप्रेस के साथ।